हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के एक पार्ट स्टैटिक्स का, जो कि 11th के सिलेबस में है। और आज हम लोग इस स्टैटिक्स के चैप्टर फर्स्ट को स्टडी करेंगे और हम इसमें देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और डेफिनेशंस। इस तरह फर्दर कई वीडियोस में जो है हम लोग पूरे लेसन को कवर करेंगे। चूँकि यह इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स से बनाया गया मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, आज से मैं इस सीरीज़ को चालू कर रहा हूँ। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कई वीडियोस अपलोड हैं पहले से ही, और ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये फर्स्ट वीडियो है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। देखिए, द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट वेरी ओल्ड। जो ये इकोनॉमिक्स का साइंस है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इनफैक्ट इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड टू 1776। इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है, ये 1776 में हुई थी। और कब हुई थी? ये एडम स्मिथ की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ ने इस बुक को लिखा था। ये 1776 में आई थी और उसी के साथ जो है ये इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट इसको स्टडी किया जाने लगा। एज ए सब्जेक्ट इसको मान्यता प्रदान की गई, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में जो स्कैटर्ड चीज़ें थीं, जो स्कैटर्ड आइडियाज़ थे, उन आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने का काम एडम स्मिथ ने किया अपनी इस पुस्तक को लिखकर। इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये हुआ इंट्रोडक्शन। लेकिन याद रखिएगा कि जो भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, इसमें कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव में अराइज होते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि एडम स्मिथ ने कौन सी परिभाषा दी थी, एडम स्मिथ ने कौन सी पुस्तक को लिखा था। तो एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि एडम स्मिथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ ने इस पुस्तक को लिखा था। और तीसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ की ये पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस ये किस सन में आई थी? तो ये आई थी 1776 में। ये 3 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमें 3 चीज़ें कवर करनी है। पहला है इंट्रोडक्शन, जो अभी हमने आपको दिया। उसके बाद मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हमको पढ़ना है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये 2-3-4 वीडियो में ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब आइए हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स वेरी ओल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी शुरुआत जो है एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें जो है वेरियस डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की दी गई। ये सभी वेरियस डेफिनेशंस जो हैं ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ये डेवलप हुई। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को डिफरेंट वेज में इसको डिफाइन किया, जिससे क्या हुआ कि अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड मिसकॉन्सेप्शन जनरेट होते हैं।
1776 से लेकर अब तक जो है जो विभिन्न अर्थशास्त्री थे उन्होंने भिन्न भिन्न तरीके से इकोनॉमिक्स को उन्होंने डिफाइन किया है, उसकी परिभाषा दी है, जिसके कारण ढेर सारे जो है डिस्प्यूट और मिसकंसेप्शन हम एक इन सभी जो डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की उसमें हार्मोनी नहीं है, विभिन्न प्रकार के मतभेद उन सभी के बीच हैं। तो जैसे से उन्होंने परिभाषाएं दी और जिन जिन लोगों की परिभाषाएं एक दूसरे से मिलती थीं उन सभी को जो है 4 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। लेकिन इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझते हैं, उसके वर्ड के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड्स इसको डेराइव किया गया है। कौन कौन से? पहला है ओइकोस है, पहला वर्ड क्या है? ओइकोस है, और दूसरा क्या है? निमेन है। ओइकोस का मतलब क्या होता है? ओइकोस का मतलब अ हाउस होता है, और निमेन का मतलब क्या होता है? टू मैनेज करना होता है। इस प्रकार यदि हम इन दोनों शब्दों को जोड़ें तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जैसे एक घर में जो है यदि आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, कमाना पड़ता है, कमा के जो गार्जियन है उसको ले करके आता है, फिर उसको कुछ सेविंग करता है, कुछ इन्वेस्ट करता है, कब कहाँ किस पर खर्च, अपनी बजट बनाता है, और कौन सी तीव्र आवश्यकताएं हैं उसको पहले पूरी करता है, फिर कौन सी चीज़ को बाद में करता है उसको विभिन्न प्रकार कैटेगराइज करता है, और इस तरह जो है वह उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण करता है। कोई कंपनी चलाता है तो किस प्रकार उसको लोगों को चीज़ें बांटता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जैसे हम एक हाउस होल्ड अपने घर का मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरह एक ब्रॉड लेवल पर जो है ये इकोनॉमिक्स भी वैसा ही होता है। एक कंट्री को या एक वर्ल्ड को जो है इन सारी एक्टिविटीज़ को उन्हें जो है ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अब आशा करता हूँ कि आपको जो इकोनॉमिक्स वर्ड है इससे संबंधित मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री वेरियस इकोनॉमिक्स गिवन various definitions, but there is no harmony on its definition. That's led to a lot of disputes and misconception. मैंने पहले बताया था कि हिस्ट्री के दौरान जो है जब से 76 से इसकी उत्पत्ति हुई तब से लेकर अब तक बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने भिन्न भिन्न डेफिनेशंस इसके दिए हैं, लेकिन इन डेफिनेशंस में जो है हार्मोनी नहीं है, एक रूपता नहीं है, और इन सभी डेफिनेशंस को जो है जो एक दूसरे से कुछ मिलते जुलते रहें, तो इन सभी को उसके आधार पर 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सा है आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला है कि वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, दूसरा है वेलफेयर डेफिनेशन बाय अल्फ्रेड मॉर्सल, तीसरा है स्कैर्सिटी डेफिनेशन बाय लॉरेल रॉबिन्स, और चौथा है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बाय सैमुअल्सन। तो इसमें से फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स आइडियाज को मैनेज करने का काम किया। तो आइए देखते हैं कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की कौन सी डेफिनेशन दी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने कहा था जो इकोनॉमिक्स है वह जो है वेल्थ का साइंस है। इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ का साइंस है, उन्होंने एडम स्मिथ ने कहा था। अब यहाँ पर वेल्थ का थोड़ा ब्रॉड अर्थ है, हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर वेल्थ का मतलब क्या है कि वेल्थ का मतलब है कि दोज गुड्स हु सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ का साइंस है। तो वेल्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर वेल्थ का मतलब है कि दोज गुड्स, ऐसे गुड्स
जो क्या करते हैं कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसी वस्तुएं या ऐसी सर्विसेज भी कह सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उसे उन्होंने क्या कहा, उसे उन्होंने वेल्थ कहा। अब इनकी परिभाषा को, डेफिनेशंस को यदि जो है ध्यान से देखा जाए तो कुछ चीज़ें, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक स्पष्ट होते हैं। आइए समझते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है स्पष्ट होते हैं। कि पहली बात, अगर हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ें तो हमें ये बात समझ में आती है। इसमें कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। इसमें क्या करा है कि इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है किससे, उस प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम जो है जनरेट होती है या अराइज होती है किससे, वेल्थ गेटिंग, वेल्थ को प्राप्त करने में, एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी ऑफ पीपल। देखिए इसमें कहना ये चाह रहा है कि इकोनॉमिक्स से संबंध जो है उन समस्याओं से है जो समस्याएं धन को प्राप्त करने में और धन का प्रयोग करने में, धन को प्राप्त करने में और धन को प्रयोग करने की गतिविधियों से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि अपनी जीविका के लिए समाज में हमें धन को प्राप्त करना होता है। धन को प्राप्त करने के बाद उस धन को खर्च भी करना होता है। तो धन को प्राप्त करने और धन को खर्च करने के बीच जो है हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ से जो प्रॉब्लम अराइज होती है, उसी इकोनॉमिक्स का संबंध जो है उन्हीं समस्याओं से है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए उन्होंने क्या कहा कि वेल्थ की डेफिनेशन उन्होंने क्या की। वेल्थ का मतलब क्या है, उनके दिमाग में वेल्थ का मतलब क्या है कि दोज गुड्स हु सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ऐसी वस्तुएं जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उसे उन्होंने वेल्थ कहा। और उनकी परिभाषा भी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, या इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक्स जो है वेल्थ का साइंस है, धन का विज्ञान। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। अब इनकी परिभाषाओं को देखकर जो बात निकल कर आती हैं वो पहले ये है कि इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। ये जो है इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है, इकोनॉमिक्स का संबंध जो है उन समस्याओं से है जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं धन को प्राप्त करने में और धन को खर्च करने की गतिविधियों से वह समस्या उत्पन्न होती है। हम समाज में किस प्रकार हम उस धन को प्राप्त करते हैं और फिर उस धन को कैसे खर्च करते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं करने में जो एक्टिविटीज़ होती है उसके कारण जो समस्याएं जन्म लेती हैं, इकोनॉमिक्स का संबंध उन्हीं समस्याओं से है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। देखिए दूसरी बात क्या है इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है ये कि ही वॉज इंटरेस्टेड mainly in studying the ways by which the wealth of all nations could be increased। इसमें क्या कहा कि जो एडम स्मिथ वो इंटरेस्टेड थे, किसमें इंटरेस्टेड थे, मेनली इन स्टडिंग द वेज, उन वेज को स्टडी करने में, उन तरीकों का अध्ययन करने में, उन तरीकों को जानने में, कह रहा है कि बाई विच, जिससे जो है द वेल्थ ऑफ ऑल नेशन, जिससे कि पूरे राष्ट्र की जो वेल्थ है कह रहा है कुड बी इंक्रीज, उसको इंक्रीज किया जा सके। जो एडम स्मिथ थे वो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि उन तरीकों को स्टडी किया जाए जिससे जो है सभी राष्ट्र की जो वेल्थ है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसे बढ़ाया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि वे जो है उन सभी तरीकों को का अध्ययन करना चाहते थे जिससे एक राष्ट्र के धन को बढ़ाया जा सके। तो अब आशा करता हूँ कि ये डेफिनेशंस आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी और एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप जो है अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं, सेकंड नंबर आता है वेलफेयर डेफिनेशन का। अब नंबर आता है वेलफेयर डेफिनेशन का। देखिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है अल्फ्रेड मार्शल का। किसका नाम आता है, ये आता है अल्फ्रेड मार्शल का। आपको याद रखना है कि वेलफेयर डेफिनेशंस किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है
अल्फ्रेड मार्शल से। तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी। देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन पर है आपके सामने, आइए उसको समझते हैं। इसमें कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स क्या है? वो स्टडी ऑफ मैन है, मैन को स्टडी करता है इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कह रहा है कि वो मैन को जो है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में मैन की स्टडी है। इट इंक्वायर्स, ये इस बात की इंक्वायरी करता है कि हाउ टू गेट हिज इनकम, कि वह कैसे अपनी इनकम को प्राप्त करता है, एंड हाउ ही यूजेस इट, और वह इसका कैसे यूज करता है, कैसे प्रयोग करता है। मार्शल मेहतो ने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वह मनुष्य और जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है उसमें मैन को स्टडी करता है कि किस प्रकार वो अपने इनकम को प्राप्त करता है और कैसे उसको यूज करता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक शब्द यूज किया है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। क्या कराया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। कह रहे कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में ये मैन को स्टडी करता है, मतलब जीवन के साधारण व्यवसाय में यह मनुष्य का अध्ययन करता है। तो अब ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का यहाँ पर क्या मतलब है, आइए हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, हमने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब यह है कि स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन हु लिव्स इन सोसाइटी। यहाँ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के उन एक्टिविटीज को स्टडी करना जो कहाँ रहता है, जो सोसाइटी में रहता है। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि एक ऑर्डिनरी मैन जो कि सोसाइटी में रहता है उसके एक्टिविटी को स्टडी करना ही, ये स्टडी करने का ही मतलब क्या है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है। यदि हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के महत्व को समझ गए हैं तो इसमें दो बातें निकल करके आती हैं। अगर हम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या, हमने क्या समझा, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो सोसाइटी में रहता है उसकी एक्टिविटी को स्टडी करता है। तो उसका मतलब ये किसका स्टडी है, ये जो है इसका मतलब ये वेल्थ को स्टडी करता है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी मैन जो सोसाइटी में रहता है वो क्या करता है, वेल्थ को कैसे प्राप्त करना है और कैसे खर्च करना है वो इसमें लगा रहता है। तो पहली बात कि ये किसका अध्ययन है, ये जो है स्टडी ऑफ वेल्थ है। और दूसरी बात क्या है, द स्टडी ऑफ मैन है। ये एक तरफ तो वेल्थ को स्टडी करता है, दूसरी तरफ किसको स्टडी करता है, ये मैन को भी स्टडी करता है। इसलिए इस लेसन को वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है, इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा गया है। इन्होंने केवल एडम स्मिथ की तरह धन पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया, उन्होंने व्यक्ति के कल्याण पर भी, उसके वेलफेयर पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार इनकी परिभाषा को देखने पर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ये कंक्लूजन क्या है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ एन इकोनॉमिक्स इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेल्थ विच इज पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट और जो एंड है इसका, वो ये है कि इसमें क्या किया जाए कि इसमें जो है ये मटेरियल वेल्थ के प्रमोशन को दिखाया गया है। इसका मतलब कि भौतिक जो संपत्ति है उसको प्राप्त करने पर जोर दिया गया है, और इस भौतिक संपत्ति का संबंध किससे है, विच इज पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो कि ह्यूमन वेलफेयर का क्या है, एक पार्ट है। तो ये हमारा जो ह्यूमन वेलफेयर है वो डिपेंड करता है किस पर, मटेरियल वेलफेयर पर, मटेरियल चीज़ों पर। तो हम इस निष्कर्ष से पहुंचते हैं कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट और एंड है इकोनॉमिक्स का, वो क्या है, वो ये है कि इकोनॉमिक इज द प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेल्थ। वो क्या है, वो प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेल्थ है, और जो कि एक ह्यूमन वेलफेयर का ही क्या है, ये पार्ट है। अब ये नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है स्कैरसिटी डेफिनेशन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है स्कैर्स, इसमें स्कैर्स पर ज़्यादा जोर दिया गया है, इसको एम्फेसाइज किया गया है। देखिए ये जो स्कैरसिटी डेफिनेशन है, मुख्य रूप से इसका नाम जुड़ा हुआ है, ये डेफिनेशन दी गई प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा। जो स्कैरसिटी डेफिनेशन दी गई प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा।
देखिए जो भी डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई है आपको उनके इकोनॉमिक्स के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछे जाते हैं। तो स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दिया था? लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था। देखिए तो लियोनेल रॉबिन्स ने क्या परिभाषा दी थी? लियोनेल रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स वह साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो क्या करता है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, कि उसका एंड्स के बीच क्या रिलेशन है, एंड स्कैर्स मीन्स, और जो स्कैर्स मीन्स है मतलब जो दुर्लभ साधन हैं उनके बीच क्या संबंध है। कह रहा है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और ये जो स्कैर्स मीन्स है इनके अपने अल्टरनेटिव यूजेस हुए होते हैं, इसका अर्थात इसके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। हम इसको एक बार पढ़ देते हैं। देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस। उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स वो साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो क्या करता है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। और किसके संदर्भ में करा है? एज ए रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स, जो ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है किसके बीच? एंड्स के बीच में और स्कैर्स मीन्स के बीच में। और जो ये स्कैर्स मीन्स होते हैं, ये जो दुर्लभ साधन होते हैं, कराए उसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, मतलब एक साधन को जो है विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सकता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वह साइंस है जो कि अध्ययन करता है क्या, कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, वो अनलिमिटेड है। हमारी असीमित आवश्यकताओं और दुर्लभ साधनों के बीच मानव कैसा बिहेव करता है, उसको ही ये जो इकोनॉमिक्स है वो उसका ही साइंस है, वो उसको ही स्टडी करता है। अभी हम कुछ आगे इस डेफिनेशन से संबंधित कुछ और फैक्ट्स को देखेंगे तो ये पूरी डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी भले ही नहीं समझ में आ रहा है पूरी डेफिनेशन, लेकिन आगे जो फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा उससे पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी प्रोफेसर रॉबिन्स की, तो ये कुछ चीज़ों पे बेस्ट है। देखिए किस पर बेस्ट है? कह रहे कि बेस्ड ऑन फॉलोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विच गिव्स राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कह रहे ये बेस्ट है किस पर? उन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कह रहे मानव अस्तित्व के उस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये बेस्ट है, जो क्या करती है कि जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसको राइज करती है, अर्थात आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जनरेट करती है, उत्पन्न करती है। इस डेफिनेशन की पहली विशेषता है। क्या है? फिर से पढ़ देता हूँ इसमें मैं कि ये क्या है कि ये बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ऑन फॉलोइंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, अर्थात मानव अस्तित्व के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये बेस्ट है। और जिससे क्या होता है कि विच गिव्स राइज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिससे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको उत्पन्न करता है। देखिए इस बात को मैं सामान्य अर्थों में समझाता हूँ कि मनुष्य को यदि जीवन उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कमाना पड़ता है और चीज़ों को कंज्यूम करना पड़ता है। और उसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो चाहे उसे एक तरफ जो कंज्यूमर है, एक तरफ जो प्रोड्यूसर है, दोनों विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। क्योंकि उनकी आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन दुर्लभ हैं, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। वो अपने सीमित साधनों को जो है उन्हें अपने सीमित साधनों से उन्हें अपने असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो उन्हें भी समय पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस दुर्लभता के कारण जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो उन समस्याओं से उन्हें किस प्रकार उन्हें उन समस्याओं को दूर करना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम जो है उत्पन्न होती हैं दोनों के लिए। एक तरफ जो कंज्यूमर है उसके लिए भी और एक तरफ जो प्रोड्यूसर है, दोनों के लिए। क्योंकि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो है उपभोग, विनिमय, वितरण से कंजप्शन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म लेती हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स आगे मैं और इसको क्लियर कर रहा हूँ, जिससे ये पूरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी।
तो जब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं रॉबिन्स की, तो हमें कुछ और भी बातें स्पष्ट होती हैं। कौन सी? पहला क्या है? पहला कि अनलिमिटेड वांट्स। जो ह्यूमन होता है उसकी जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है, असीमित आवश्यकता होती है उसकी। क्योंकि आपने कंसिडर किया होगा कि कभी भी मनुष्य की जो जो नेसेसिटीज़ हैं, जो उसके वांट्स हैं, वो कभी एंड ही नहीं होते, वो कभी समाप्त ही नहीं होते हैं। अगर कभी एक आवश्यकता वो पूरी करता है तो दूसरी की इच्छा करने लगता है। आपके पास जो है यदि गाड़ी नहीं है, यदि बाइक नहीं है तो बाइक हो जाती है, तो बाइक इच्छा करते हैं बाइक हो जाए, बाइक हो जाती है तो फिर व्यक्ति इच्छा करता है कि मेरे पास कार हो जाए, फिर कार वह हो जाती है, उससे होता है उससे महंगी कार हो जाए, फिर उसके बाद एक बंगले हो जाए, 2 बंगले हो जाए, 4 फैक्ट्रियाँ हो जाए। तो व्यक्ति की आवश्यकताएं वो अनंत रूप से बढ़ती हुई कभी सेटिस्फाई ही नहीं होती हैं। और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है उसका एक मूल कारण ये भी है अनलिमिटेड वांट्स, मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस की स्कैर्सिटी है, संसाधनों की कमी है, साधनों की सीमितता है। साधन जो है उतनी मात्रा में, एनफ क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं है, साधन दुर्लभ होते हैं। एक तरफ हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? वो अनलिमिटेड हैं, और साधन क्या है? साधन सीमित हैं, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। अब हमें उन जो है रिसोर्सेज से अपनी उन अनलिमिटेड वांट्स को हमें पूरा करना है, फुलफिल करना है, तब निश्चित रूप से हमारे सामने समस्याएं निश्चित रूप से जन्म लेंगी। इस डिफरेंस की जो तीसरी बात निकल कर आती है वो आती है कि अल्टरनेटिव यूसेस, वैकल्पिक प्रयोग। किसके अल्टरनेटिव यूसेस? जो ये स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, उनका जो है ये वैकल्पिक प्रयोग होता है। वैकल्पिक प्रयोग, ये अल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या होता है? एक से अधिक कार्यों में इसको प्रयोग में लेके आना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेटिव यूसेस हैं, हम इसको कई चीज़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी फैक्ट्री को चलाने में, खेत में जो है वाटर पंप को चलाने में, अपने घर में पानी को गर्म करने में, पंखे को चलाने में, कूलर चलाने, तो विभिन्न इसके कई अल्टरनेटिव यूसेस हैं। तो इस परिभाषा की जो मेन विशेषता है वो है कि मनुष्य की अनलिमिटेड वांट्स होती है, असीमित आवश्यकताएं होती हैं, और उसके पास साधन सीमित होते हैं, रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स होते हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, और जो साधन होते हैं, जो स्कैर्स मीन्स होते हैं, उसके अल्टरनेटिव यूसेस होते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के कारण जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है, और इसलिए हमें आवश्यकता होती है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की। अब भाई इस तीनों पॉइंट्स को थोड़ा और डीपली हम स्टडी करते हैं, हम लोग थोड़ा और स्टडी करते हैं। कुछ फैक्ट्स मैंने दिया है, उसको राइट डाउन किया है, आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको अनलिमिटेड वांट्स को समझाया कि अनलिमिटेड वांट्स क्या होता है, फिर भी इसको एक बार रिटन फॉर्म में भी आपके सामने अवेलेबल करवा दे रहा हूँ ताकि आप चाहे तो नोट डाउन कर सकें। देखिए अनलिमिटेड वांट्स क्या होता है कि ह्यूमन वांट्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। ह्यूमन वांट्स को जो है कभी भी सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। नो सूनर वांट इज सेटिस्फाइड, जो ही कोई वांट्स जो है हमारी वो सेटिस्फाइड होती है, अ न्यू वांट्स इज एमर्ज, तभी नई वांट्स जो है वह एमर्ज हो जाती है, अर्थात उत्पन्न हो जाती है। मानव की आवश्यकताओं को भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और जो ही हमारी एक आवश्यकता संतुष्ट होती है तभी दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है, जहाँ वो फिर संतुष्ट होती है फिर तीसरी आवश्यकता जन्म लेती है, वह संतुष्ट होती है तो चौथी आवश्यकता जन्म लेती है। इस प्रकार व्यक्ति अपने पूरे मरने तक, पूरे जीवन काल में कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। और उसी फिर नेक्स्ट स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब इसमें देखिए इसका मतलब क्या है कि स्कैर्सिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। स्कैर्सिटी का मतलब किससे है? ये जो है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई को दर्शाता है। स्कैर्सिटी मतलब क्या है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर कमोडिटी। मतलब कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें इसका संबंध जो है सप्लाई की लिमिटेशन से है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आवश्यकताएं होती हैं, वे आवश्यकताएं जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो वो संतुष्ट होती हैं, लेकिन उन वस्तुओं को
उन वस्तुओं का उपभोग करने के लिए या उन वस्तुओं को उत्पादित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, साधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे पास साधन अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो लिमिटेड है। उन सीमित साधनों से ही हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसको छोटे से उदाहरण द्वारा आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपके फादर जो है सैलरी प्राप्त करते हैं, तो अब उनकी सैलरी क्या है? एक रिसोर्सेस है, लेकिन वो रिसोर्स क्या है? वो लिमिटेड रिसोर्सेस है, क्योंकि उस सैलरी से घर के सभी सदस्यों की अनंत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। जो जरूरी आवश्यकताएं हैं हम केवल उन्हीं को पहले पूरा करते हैं, बाद की आवश्यकताओं को हम बाद में पूरा करते हैं। तीसरा पॉइंट था अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स, कि जो रिसोर्सेज हैं वो केवल स्कार्स ही नहीं होती हैं, मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो केवल दुर्लभ ही नहीं होते, बट दे कैन आल्सो पुट टू वेरियस यूज, बल्कि उनका जो वेरियस यूज होता है, उनका हम विभिन्न प्रयोगों में उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे कि बिजली है, तो बिजली है या कोई और भी वस्तु है, तो वह जो है वह स्कॉर्स तो होती है, लेकिन उसके दूसरे प्रयोग भी हो सकते हैं। जैसे बिजली है, तो अब इसका हम अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता है हमको, हम पहले वहाँ यूज करते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, क्योंकि हमारे पास साधन तो कम है ना। एक तो पहली बात कि बिजली भी एक स्कैर्स मीन्स है, और दूसरी बात कि इस बिजली को जो हम यूज करेंगे तो उसके लिए हमें पैसा भी तो पे करना पड़ेगा, बिल भी तो देना पड़ेगा। तो हमारे पास तो हमारी सैलरी तो निश्चित है, हम हर जगह तो बिजली का प्रयोग कर नहीं सकते, तो अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ पर जरूरी रहेगा वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। अब ये जो लास्ट बचा हुआ है डेफिनेशन, वो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास केंद्रित परिभाषा। इसका मतलब होता है विकास केंद्रित परिभाषा। अब इस डेफिनेशंस को देने वाले में जो प्रमुख नाम आता है वो प्रोफेसर सैमुअल्सन का आता है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या परिभाषा दी थी इकोनॉमिक्स की, आइए उसको स्टडी करते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, economics is the study of how man and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society। देखिए, यदि हम इनकी परिभाषा को ध्यान से पढ़ें तो हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट होंगी इसमें, कि जो सैमुअल्सन महोदय हैं वे कहना क्या चाहते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स है वह जो है एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है, और ये मेनली ये जो कंसर्न करती है किससे, कि मनुष्य जो है किस प्रकार एक सोसाइटी जो उसके लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और जिसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वो किस प्रकार इसको एम्प्लॉय करती है, वह किस प्रकार उसका प्रयोग करती है, किस प्रकार वस्तुओं को उत्पादन करने में उसको लगाती है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो स्कैर्सिटी डेफिनेशन है उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। एक बार हम फिर से परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा में क्या करा है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ स्टडी। इकोनॉमिक्स स्टडी करता है किसको, कि हाउ मैन सोसाइटी चूज, कैसे मनुष्य और एक सोसाइटी जो है वो चूज करती है, विथ आर विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब ऐसे समाज में जहाँ पर मुद्रा चलन में है और जहाँ पे मुद्रा नहीं है, अर्थात मतलब ऐसा एक उस वस्तु विनिमय व्यवस्था में भी कर रहा है जहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, मुद्रा नहीं चलती है, और वहाँ पर जहाँ पे मॉनेटरी सिस्टम है जहाँ पे मुद्रा चलती है। तो उन दोनों सोसाइटी को करा है। किस प्रकार वह जो है इस बात को स्टडी करती है, कैसे एक मनुष्य और सोसाइटी जो चूज करता है टू एम्प्लॉय स्कॉर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, अपने स्कार्स जो उसके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उनको एम्प्लॉय करने में, उनको लगाने में। कहाँ पे, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी, जिससे जो है विभिन्न प्रकार की कमोडिटी को उत्पन्न किया जा सके। और फिर वो इस बात से संबंध रहती है कैसे इसे लोगों के बीच वितरित किया जाए, केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी। जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है सैमुअल्सन के द्वारा दी गई, वह इस बात का अध्ययन करते हैं कि इस प्रकार एक मनुष्य और इस प्रकार एक सोसाइटी जो है वह जो अपने उसके
जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसे वह जो है किस प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्पादित करने में और उत्पादन का वर्तमान पीढ़ी में वितरण करने में और आने वाली पीढ़ियों को बचाकर रखने में किस प्रकार वो अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करती है, इसी बात का अध्ययन जो इसमें किया जाता है। और इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है ये क्या है, एक इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस है, मतलब ये सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स है। और मेनली इसका कंसर्न किससे है, इसका कंसर्न इस बात से है कि किस प्रकार एक सोसाइटी जो है अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कैसे एम्प्लॉय करती है, उसको कैसे यूज करती है, कैसे उसको लगाती है, और वह जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके अपने अल्टरनेटिव यूज होते हैं। अब देखिए ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन है तो ये क्या है कि सैमुअल्सन डेफिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट। सैमुअल्सन की डेफिनेशन को सबसे एप्रोप्रिएट माना गया है और एंड सेटिस्फैक्ट्री, उसको सेटिस्फैक्ट्री माना गया है, सबसे उपयुक्त और सबसे संतोषजनक माना गया है। कह रहा है कि इट नॉट ओनली इंक्लूड ऑल द इश्यूज विच वर हाईलाइटेड इन द अर्लियर डेफिनेशन। कह रहा है कि यह जो है केवल वे सारे इश्यूज को ही इसमें इंक्लूड नहीं करती है जो कि इसके प्रीवियस डेफिनेशन में हाईलाइट किए गए थे। जो प्रीवियस डेफिनेशंस थे उसमें जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है वो इसको तो इंक्लूड करती ही है, बट ऑल्सो टेक्स ऑफ द इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। बल्कि यह जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के इश्यू को और सोशल वेलफेयर के इश्यू दोनों को सम्मिलित करती है। ये परिभाषा जो है अन्य परिभाषाओं से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि पिछले डेफिनेशंस में जो भी इश्यूज को हाईलाइट किया गया था वो इसको भी इंक्लूड करती है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंक्लूड करती है और सोशल वेलफेयर को भी इंक्लूड करती है। इसलिए ये परिभाषा जो है जो अर्लियर परिभाषाएं दी गई थी उससे बेटर है। तो ये ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि समझाने की मैंने पूरी कोशिश की आपको कि आपको समझ में भी आया होगा। और इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो हम फर्दर वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से शेयर करिएगा। थैंक यू।